हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पहुँचते रहें। दोस्तों, इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए जो भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग अगर आप कोई जो बाकी लोग हैं उनसे बात करना या कोई हेल्प चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, डेली हमारा शाम को 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, शाम को 7 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है और शाम को 8 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है। और दोपहर में 12 बजे होता है किसी ना किसी टॉपिक को लेकर एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो वो ये सारे सेशन आपको लेना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3 वर्गों में, 4, 5 या फिर 8? तो यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो फटाफट टिक कीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्गों में। तो हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया? 5 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी बोली को प्रस्तावित किया गया है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या बुंदेली? तो जो आपकी बोली है जो प्रस्तावित है वो है भोजपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भोजपुरी। ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की भोजपुरी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपको कराए थे, देखिए वर्णमाला जब मैंने आपको कराई थी, आप अगर हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट्स देखते हैं तो उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्णमाला 3 पार्ट में डिवाइड करके कराई थी और वो भी आपको ट्रिक के साथ कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वीडियो जा कर के देख लेनी है वो, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के बाद। इस प्रैक्टिस सेट में आपको लास्ट तक बने रहना है, बाद में कोई सी भी वीडियो आपको देख लेनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी थी हमने। जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चन उठते हैं वो सब करे थे। उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था अपनी तैयारी जांचने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो फटाफट बता दीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, डे, ये, से या टे? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले और वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा टे वर्ग का नहीं है? तो टे वर्ग में कौन से आते हैं? टे, ठे, डे और ढे। उसके बाद आता है आपका अणे। तो टेट है, ये दे नहीं है, ये है ढे ढक्कन। टेट है, डेड है और ने। तो यहाँ पर कौन सा बचा? तो ऑप्शन नंबर डी। डी होता है आपके के वर्ग का और हमसे पूछा गया है टे वर्ग का। तो देखिए टे इसमें दिया नहीं है, टे वर्ग ही पूछा है। ठे होता है तो ये वाला भी होता है, ये रहा। ढे होता है, ये रहा। और ने होता है तो ये रहा। तो इसी तरह से आपको ट्रिक के साथ भी बताए थे कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं। तो जाकर वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी ट्रिक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो निशीथ किसको बोलते हैं अब आपको बताना है। अगर आपको पता है कि निशीथ किसको बोलते हैं तब आप बता दोगे कि इसमें से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कि जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द कराए थे 200 क्वेश्चन किए थे हमने पर्यायवाची शब्द से, और प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से मैं 10-10 पर्यायवाची आपको एक्स्ट्रा बताए थे। तो आप अनुमान लगाइए कि आपको कितने सारे पर्यायवाची शब्द करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो जा कर के देख लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ जा कर के देख लीजिए।
इन्हीं पर्यायवाची शब्द में से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, निशीथ, रात्रि, रजनी, तम या निशा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, निशीथ होता है रात्रि और तम होता है अंधेरा। तम, तिमिश्रा, तिमिर, ध्वांत ये सब अंधेरे के पर्यायवाची होते हैं, और रात्रि, रजनी, निशा और निशीथ ये सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, यानी रात के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची भास्वर, मार्तंड, प्रकाश और एक ऑप्शन और होगा आपका तेज। तो देखिए, आपसे पूछा है कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, भास्वर नहीं होता है, जल्दबाजी में अपना आंसर गलत नहीं करना है, वो होता है भास्कर। सूर्य के पर्यायवाची आपको बताए थे, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मार्तंड। तो मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। प्रकाश उजाले का पर्यायवाची होता है, और भास्वर किसी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो वो होता है आपका अद्वितीय। तो अद्वितीय अनुपम का ही एक पर्यायवाची शब्द होता है। अनुपम, अनूठा, अद्वितीय ये सब समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 से 9 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी। तो इनमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी और क्वेश्चन नंबर 9 में भी, कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है प्रात्युत्पन्न, प्रात्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न या प्रत्युत्पन्न। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी आपकी सही वर्तनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एकाग्र। तो एकाग्र किस तरह से लिखा जाता है। तो ये लिखा है एकाग्र, बिल्कुल गलत। इसमें एकाग्र रे ऊपर टांग दिया, तो ये भी गलत। एकाग्र में ये वाला रे बनेगा या ये वाला, री वाला या रे वाला रे। तो देखिए, जब आप एकाग्र लिखते हो तो एकाग्र लिखा जाता है ये वाला रे, यानी कि ग्रह वाला। ये होता है ना ग्रह। एक होता है ग्रह ये वाला, यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि पृथ्वी वाला रे। तो पृथ्वी वाला नहीं लगेगा, आपका लगेगा ग्रह वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष जो हमारी नज़रों के सामने हो वो होता है प्रत्यक्ष, और जो हमारी नज़रों से परे, यानी कि जो हमको सामने, हमारे सामने नहीं है, वो होता है परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको गेहूं का यूज़ किया जाता है, अक्षत, जौ या उड़द। तो आपको पता है कि अक्षत बोलते हैं चावल को, और तिलक लगाने में चावल का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब आपको अगर पता होता कि अक्षत किसको बोलते हैं तब तो ठीक था, वरना आपको ये 3 चीज़ें तो पता थी बिल्कुल साफ साफ कि गेहूं क्या होता है। तो गेहूं का प्रयोग तिलक लगाने में नहीं किया जाता, ना ही जौ का किया जाता, ना ही उड़द। बचा एक ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अक्षत। तो अक्षत मैं आपको बता दूं, अक्षत बोलते हैं चावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। या जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो वो होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ ही मेल होता है, तो संयुक्त क्रिया यानी कि अधिक मिलकर। तो आप इस हिसाब से उठा सकते हो कि यहाँ पर मिलान होगा, तो किसका मिलान होगा, क्रियाओं का। जब क्रियाएं आपस में मिल जाएंगी तभी तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी।
जहाँ ये है बी ऑप्शन की, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अरे इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अव्यय वाला चैप्टर आपका रह रहा है तो किसी भी दिन आपको अव्यय वाला चैप्टर करा दूंगा, और बाकी आपका एक रस रह रहा है और एक छंद। अलंकार में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और बहुत अच्छे से आपको अलंकार पढ़ाए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लेना है। जो भी आपके कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट्स आज तक रहते थे अलंकार में, उन वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी सस्पेंस नहीं बचेगा। अलंकार इतने अच्छे से कराए थे कि उनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, यानी कि उनकी डेफिनेशन को खुद से तैयार करके तब आपको पढ़ाए हैं, जिससे आसान लैंग्वेज आपको जल्दी समझ आ जाए। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी टॉपिक वाइज, उस वाली लिंक पर क्लिक करके सबसे लास्ट में आपको अलंकार की वीडियो ही मिलेंगी। तो चलिए, बताना है आपको कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक या कालवाचक। तो देखिए, जब किसी को बुलाने या संबोधित करने की बात की जाती है तो वहाँ पर आपका होता है विस्मयादि बोधक। और देखिए यहाँ पर ये लिखा है अरे, तो इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन आना था जो कि रह गया है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि एक्सक्लेमेटरी साइन अगर आया है तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये होगा विस्मयादि बोधक। अगर ये नहीं भी है तब भी आपको समझ जाना है कि जब किसी को संबोधित करने की बात की जाती है तो वहाँ पर होता है आपका विस्मयादि बोधक। परिमाणवाचक होते हैं नाप तोल वाले, प्रश्नवाचक में जहाँ पर प्रश्न किया जाता है, और कालवाचक होते हैं समय को दर्शाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपसे पूछा जाए तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है। मित्र, मेरा मित्र। सूचना, उसकी सूचना आ गई, तो अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। उपहार, ये कैसा उपहार है या किसका उपहार है? अध्याय, कौन सा अध्याय, ना कि कौन सी अध्याय। किसकी उपहार और किसकी मित्र, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। तो ये होगा कि कैसी सूचना है या कौन सी सूचना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। सूचना एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी के पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका या अग्निष्ठिकी। तो अब बताना है आपको कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अग्निष्ठिका। कहीं कहीं आपको अग्निस्थानिका देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। तो बताना है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। दो प्रकार के शब्द होते हैं ये, तत्सम और तद्भव। अगर बात की जाए दूसरे प्रकार से तो देखिए, बताना है ये दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर तीन बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, और जो आपको आसान सा दिख रहा है तद्भव यानी कि सूरज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, तद्भव शब्द सूरज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज किसका तद्भव शब्द है? सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द मर्माहत, क्रूर, निर्मम या फिर निर्दय। अब आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। निर्दय नहीं आएगा यहाँ पर। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अनेक युगों से चले आने वाले इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा कि जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसको क्या कहेंगे? समीचीन, प्राचीन, कालांतर या सनातन। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सनातन। समीचीन, प्राचीन या कालांतर इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि इसका राइट आंसर सनातन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सनातन ही करेक्ट आंसर है, अनेक युगों से चले आने वाला सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय या भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला या दुकानदार को ताला खुलवाया। तो आप लोग क्या बोलते हो कि दुकानदार ने ताला खोला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य छांटना है इन 4 वाक्यों में से, तो बताना है कि कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा या उसने मेरे पास आने के लिए कहा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, निषेधार्थक या इच्छाबोधक। तो इसको पढ़ने से आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है, यानी किस तरह का भाव इसमें उत्पन्न हो रहा है कि आपने हमें महान कर दिया, कोई आज्ञा दी जा रही है, कोई विस्मय यानी कि आश्चर्य की बात है, निषेध यानी कोई नकारात्मक बात है, किसी चीज़ को मना करा जा रहा है, या फिर इच्छाबोधक की कोई इच्छा प्रकट की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, इच्छाबोधक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो दोस्तों विशेषण क्या होते हैं? जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं हम विशेष्य। कि विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं तो उसको बोलते हैं विशेष्य या विशेष्य। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो अच्छा शब्द है कि उसका प्रयोग विशेषण के रूप में किस वाक्य में हुआ है। तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो देखिए स्थान की बात बताई जा रही है कि स्थान ये आपका संज्ञा, अच्छा ये आपका विशेषण, और बहुत यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। तो बहुत हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, अच्छा तुम घर जाओ और अच्छा है वह अभी आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। तो दोस्तों चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं तो अधिकरण होता है में पर। तो अधिकरण कारक का ही प्रयोग किया गया है कि चारपाई पर। तो में और पर किस में आते हैं? अधिकरण में। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, करण से, संप्रदान के लिए, और संबंध का, की, के, रारी, रे, इस तरह से। तो में और पर अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना, हानि पहुंचाना, अधिक लाभ कमाना या कुछ भी काम नहीं करना। तो जब आप लोग बोलते हो कि तेरी तो चांदी ही चांदी है या तेरी तो चांदी कट रही है, या फिर किसी बोलते हो कि वो तो चांदी काट रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है?
उसका मतलब होता है अधिक लाभ कमाना, यानी कि मौज मारना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चांदी काटना, अधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है कि एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, या अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, कि यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। डी ऑप्शन है कि एक चने से भूख नहीं मिटती। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी सेंस नहीं है, इसके अर्थ को समझिए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, कि इसका अर्थ क्या है कि अकेले चने के बस की बात कुछ भी नहीं है। तो यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, तो यानी कि वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय होता है अद्भुत, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हास्य का होता है हास्य, शांत बीभत्स, तो शांत का होता है निर्वेद, बचा आपका बीभत्स, इसका होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में अलंकार बताना है कि 28 और 29 में अलंकार के भेद उनका चयन करना है। तो आपको दिखा देता हूँ अलंकार, आपको अलंकार ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला, संदेशनी मधुबन कूप भरे, सेम यही एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आपने रट भी लिया होगा तब भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि सिर्फ एक बार जा कर के अलंकार देख लीजिए, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस में अलंकार की करा चुका हूँ, 3 पार्ट में अलंकार कराए थे, प्रत्येक में 2 से ज़्यादा ही एग्जाम्पल दिए हैं, किसी में 4-4 एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाया है। तो दोस्तों अगर वो वीडियो भी देख लोगे आप तो वही आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि उन्हीं में से आपको आपके एग्ज़ाम में एक अलंकार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट लगवाया था मैंने, उसमें 25 क्वेश्चन कराए थे अलंकार के। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट कराया था, तो 5 से 6 अलंकार उसमें मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसी तरह से आपको इतने सारे अलंकार करा दिए हैं कि आप उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, तो वही आप टिक कर देना फटाफट। तो बात कर रहे हैं अपने 28 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बताना है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा नहीं दिया है, लेकिन जब मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, फट से डायरेक्टली आंसर लगा देना है कि अतिशयोक्ति अलंकार है। वो कैसे है तो वीडियो में जा कर के देख लीजिए, पूरा का पूरा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया था मैंने। अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर भी आपको अलंकार ही बताना है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो दोस्तों देखिए ये भी आपको मैं करा चुका हूँ, तो जिस तरह से कल के प्रैक्टिस सेट में भी अलंकार आए थे तो वो भी आपको कराए हुए आए थे, आज के प्रैक्टिस सेट में अलंकार आए हैं तो आज के में भी आपको ये वही आए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो सेम इसी तरह से आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने ज़्यादा अलंकार के एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते हैं, गिने चुने एग्जाम्पल्स रखे गए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वो सभी, और उसके साथ कम से कम 20 सबको मिला करके 20 ऐसे कराए हैं जो आज तक आपने देखे भी नहीं होंगे, जो अपर लेवल के एग्ज़ाम से में आते हैं वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो जल्दी से बता दीजिए कि 29 का राइट आंसर कौन सा होगा, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष या रूपक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है सभी का यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए छंद और रस आपको भी नहीं कराए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत जल्द वो भी करा दूंगा आपको। तो बताना है कि ब्रज की कुमारी कावे, लीने सुख सारिका, बढ़ावे कोक करी कानी, केशव सब निभाही। कौन सा छंद है। तो छंद आपको अगर मात्राएं लगानी आती हैं और सभी की मात्राएं आपको पता है तब तो आप छंद कर सकते हो, अन्यथा आप छंद नहीं कर सकते।
दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, मात्राओं का ज्ञान और मात्रा लगाना भी आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? रूप घनाक्षरी, चौपाई, सवैया या बरवे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, रूप घनाक्षरी। बात अगर आप मात्राओं की करते हो तो देखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है चौपाई, एक होता है चौपाई और एक होता है चौपाई। चौपाई में 15-15 मात्राएं होती हैं, क्योंकि इसमें पा यानी कि एक डंडा कम हो गया तो एक मात्रा कम। चौपाई यानी कि इसमें आ की मात्रा पे पर लगाती तो इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में 15-15 और चौपाई में 16-16। बात अगर हम करते हैं अपने बरवे की, तो बरवे में होती है हमारी पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं। अगर हम सवैया या रूप घनाक्षरी की बात करें तो इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि सवैया में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं और एक होता है मतय गंध सवैया, उसमें 23 वर्ण होते हैं। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाकी सब चीज़ें मैं आपको तभी भी समझाऊंगा जब मैं आपको छंद कराऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रस से है कि हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी करा चुका हूँ, तो फटाफट आंसर कर दीजिए कि 11 होती है, 10, 9 या 8। रसों से कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है। तो लो आंसर भी मैंने आपको बता ही दिया कि 9 रस हैं। 9 रस यानी 9वां रस बाद में ऐड किया गया था, और 9वां रस कौन सा है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 9वां रस आपका कौन सा जोड़ा गया था सबसे बाद में। 32 क्वेश्चन, बैताल पचीसी के रचनाकार। देखिए बहुत सारी रचनाएं मैं आपको ट्रिक से करा भी चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जा कर के देख लीजिए और बताइए कि ट्रिक कैसी लगी। इतनी सारी रचनाएं इतनी आसानी के साथ क्लास में ही आपको याद करा दी हैं कि आप बोलोगे कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमको चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। जो हमारा टारगेट था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपको टारगेट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि उसका टारगेट है बन के व्यूज़ अगर आप उस पर करा देते हो शेयर करके, तब आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अभी बताना है आपको कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास या सूरती मिश्र। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, लल्लूलाल। बैताल पचीसी लल्लूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 37 तक आपका गद्यांश है। अब देखिए गद्यांश देखते ही आप इसको छोड़कर भाग जाते हो, लेकिन आपको इसकी अहमियत के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि जब इसका शीर्षक आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर आप मार खा जाते हो और अपना एक क्वेश्चन वहाँ पर गवा के आ जाते हो, और वो सिर्फ किस चीज़ की कमी से? प्रैक्टिस की कमी से। जब भी आप गद्यांश को देखते हो इसको छोड़ कर भाग जाते हो कि ये तो बहुत आसान है, और जब आपके सामने एग्जाम में आता है और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत, तब आप लोग सोचते हो कि ये तो बहुत आसान था, ये गलत कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं बता दूं, वो हो गया है गलत आपका प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो उसकी, खुद को धुरंधर मानने लगते हो। तो भागना नहीं है, देखना है अपने गद्यांश को। मैं ये भी बताता हूँ आप लोगों की गद्यांश को एग्ज़ाम में किस तरह से अटैम्प्ट करना है जिससे आपका टाइम भी बचे और बिल्कुल सही जाए। तो जब आप एग्ज़ाम में गद्यांश करते हो तो सबसे पहले आपको पढ़ लेने हैं उसके क्वेश्चन कि हमसे पूछा क्या क्या गया है गद्यांश में। और देखिए यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ तो डायरेक्टली पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में वही करना है जो मैंने आपको बताया है। अब बेनिफिट सुन लीजिए कि उससे आपका क्या लाभ होगा। तो देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे उसके बाद अपना पैसेज पढ़ोगे तो उसमें आपको ये ऑलरेडी पता रहेगा कि हमसे क्या पूछा गया। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आप समझ जाओगे कि यही है और आंसर टिक कर दोगे। और यदि आप लोग सोचोगे अगर हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, तो मैं चलिए ये भी बता देता हूँ आपको कि जब आप पहले पैसेज पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हो तो फिर आप वापस फिर से ढूंढने आते हो कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर था। तो इतने आप ढूंढते हो, इतनी देर में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बार बार ऊपर नीचे करने के चक्कर से बचने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए,
और क्वेश्चन पढ़ने से आपका एक बेनिफिट और है, वो पूछिए क्या? तो वो होता है आपका शीर्षक। अगर आपसे शीर्षक पूछा गया है तो आप फिर उस पैसेज को उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे कि शीर्षक के बारे में, कि हमसे शीर्षक पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वो भी आपके दिमाग में रहेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस बारे में ज़्यादा बात की गई है या इसका शीर्षक उपयुक्त क्या होगा। तो ये है शीर्षक वाला क्वेश्चन करने का सही तरीका। चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं अपना। तो पैसेज है हमारा, जैसा कि उनके प्रवचनों में था। किनके? दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में भी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और मतों में पाए जाने वाले कपोल कल्पित आख्यानों का, जिन्होंने भारत की जनता को विभाजित कर रखा था, तर्कपूर्ण विवेचन कर एक एक करके उन्हें नष्ट कर दिया। किसने? दयानंद जी ने। स्वामी जी के तर्क सटीक और प्रहारक होते थे। स्वामी जी किसके लिए बोला गया है? दयानंद सरस्वती जी के लिए। स्वामी दयानंद पुस्तक के उपसंहार में कहते हैं, क्या कहते हैं वो अब आगे पढ़ने वाले हो, कि मैं ऐसे धर्म में विश्वास करता हूँ जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो और जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इसी कारण यह धर्म बाकी सभी संकीर्ण धर्मों की कमजोरियों या अवगुणों से परे है। मैं किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। किसी भी धर्म में जो कुछ भी आपत्तिजनक या झूठ है वह वैसा ही रहेगा, फिर चाहे उसे मानने वाला कोई भी व्यक्ति या देश हो। आदर्श मानव के विषय में स्वामी जी का दृष्टिकोण था। तो देखिए, फोकस कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श मानव के विषय में स्वामी जी का दृष्टिकोण क्या था। तो क्या था? केवल उसे ही मनुष्य कहा जा सकता है जो विचारशील हो या दूसरे के प्रति भी वैसा ही महसूस करे जैसा वह अपने लिए करता है। तो आदर्श मानव कौन है? जो विचारशील हो या जो दूसरे के प्रति भी वैसा ही महसूस करे जैसा वह अपने लिए करता है, जो अन्याय का अनुमोदन न करता हो एवं केवल सद्गुणों व सत्य का सम्मान करता हो। तो आदर्श व्यक्ति कौन है वो आपने पढ़ लिया है। तो आपको आदर्श व्यक्ति ही बनना है। अब देखिए, मैं आपको इतना समझा करके पढ़ाता हूँ, तो अब देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो तब आप इतना समझ के अपने गद्यांश को नहीं पढ़ते हो, सरसरी नज़र से एकदम फटाफट पढ़ लेते हो और फिर वापस से क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हो। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक में किन बातों का खंडन किया है? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की मान्यताओं का, दूसरे धर्मों के सिद्धांतों का, विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में प्रचलित आधार रहित तथ्यों का, या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो देखिए, उन्होंने यही किया था कि विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में प्रचलित आधार रहित तथ्य, जिनका कोई आधार ना हो, या निराधार तथ्य भी उनको बोल सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कैसे धर्म में विश्वास रखते थे? जो दूसरे धर्मों का विरोधी हो, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता हो, जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बताया गया था आपसे कि स्वामी दयानंद जी जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो वैसे धर्म में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से आदर्श मानव का कौन सा गुण स्वामी जी ने नहीं बताया? अब देखिए, मैंने आपको अंडरलाइन कराया था कि आदर्श मानव से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा घुमा करके पूछ लिया गया है। तो स्वामी दयानंद जी ने क्या क्या चीज़ें बताई थी एक आदर्श व्यक्ति के लिए? विचारशील हो, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बताया था कि विचारशील होना चाहिए एक आदर्श व्यक्ति, वही है जो विचारशील हो। दूसरों के प्रति अपने जैसा अनुभव करने वाला, तो बिल्कुल सही बात है कि दूसरे के प्रति वही सोच रखता हो जो अपने प्रति रखता है। अन्याय का अनुमोदन न करता हो, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बचा लास्ट ऑप्शन, पूजा पाठ में विश्वास रखता। तो इस तरह की कोई भी बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नहीं बताई थी।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला ही पूछा है कि कौन सा स्वामी जी ने आदर्श मानव का गुण नहीं बताया। तो कौन सा नहीं बताया कि पूजा पाठ में विश्वास रखता हो, ये ऐसा कहीं नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं ऐसे धर्म पर विश्वास करता हूँ जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो, वाक्य किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या पकड़ा, जो, और जो, सो, यानी कि इस तरह के शब्द किस तरह के वाक्य में आते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य आपके 3 प्रकार के ही होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसे धर्म पर विश्वास करता हूँ जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो। तो यहाँ पर आपका जो से नहीं लेना है, आपको लेना है कॉमे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सार्वभौमिक शब्द किस प्रत्यय से बना है। तो सार्वभौम प्लस के एक आएगा, कै आएगा, ये क्या आएगा। तो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, अब फटाफट आंसर कर दीजिए। तो सार्वभौम प्लस के एक, ना ही क्या आएगा, ना ही मिक और ना ही भौमिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, सार्वभौम प्लस के एक। तो दोस्तों आज ये आपके 37 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। और UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भी आपके अपडेट होते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए है। बाकी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन जो स्पेशली है सिर्फ UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। तो वो लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।